नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका चाणक्य ऑनलाइन एजुकेशन पर। मैंने पहले संधि प्रकरण के तहत स्वर संधि का वीडियो और जो संधि के भेद, परिभाषा आदि पे 2 वीडियो डाले थे। मुझे आपका बहुत अधिक स्नेह मिला, इसके लिए आप सबका आभारी हूँ। और कुछ लोगों के कॉल्स आए थे कि क्या सर आप जो रीट हिंदी और संस्कृत इसका पूरा पाठ्यक्रम जो है उस पे वीडियोस बनाएंगे या चुनिंदा केवल बिंदुओं पे ही वीडियो बना के छोड़ देंगे। तो मेरा आप सबसे वादा है कि रीट परीक्षा जो है उसका संपूर्ण सिलेबस, संस्कृत का जो संपूर्ण सिलेबस है, मैं एक एक करके यथा समय आपको वीडियो उपलब्ध करवाऊंगा। और दूसरी स्थिति ये है कि जो ऐसे क्लिष्टतम प्रकरण हैं, सबसे पहले मैंने संधि को इसलिए लिया है कि सबसे ज़्यादा जो अभ्यर्थी हैं वो संधि में ही दिग्भ्रमित होते हैं। वो निर्णय नहीं कर पाते कि यहाँ कौन सी संधि होगी, किस प्रक्रिया के तहत होगी, कौन सा सूत्र लगेगा। और ऐसी स्थिति में वो कहीं प्रतियोगिता परीक्षा में उस प्रश्न को गलत करते हैं, संधि के प्रश्न को गलत करते हैं। इसलिए मैंने संधि जो प्रकरण है उसका सबसे पहले चयन किया है। तो आपको मैं योजना के लिए एक बार 30 सेकंड में बता देता हूँ कि मेरी योजना ये है कि एक संस्कृत की श्रृंखला पूर्ण रूप से चलेगी, एक सीरीज संस्कृत की चलेगी, एक सीरीज मनोविज्ञान की चलेगी। तो मनोविज्ञान में अब तक मैंने अभिवृद्धि और विकास, इसकी संकल्पना है उसके बारे में बात कर ली है, और विकास के जो 10 सिद्धांत हैं उनके बारे में बात कर ली है। और अगली जो कक्षा होगी वो विकास को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं, विशेष रूप से विद्यालय और परिवार के संदर्भ में, उन पे मेरा अगला वीडियो होगा। तो इस प्रकार से इस संस्कृत विषय के जो सिलेबस है, संस्कृत विषय का जो सिलेबस है, उस पे आधारित जो वीडियो हैं उसकी श्रृंखला में ये मेरा तीसरा वीडियो है, व्यंजन संधि। और इसके अगले वाला जो वीडियो होगा वो विसर्ग संधि पे होगा। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस व्यंजन संधि के वीडियो को देखने के बाद व्यंजन संधि से संबंधित किसी प्रकार की कोई शंका आपकी रहेगी नहीं। और यदि फिर भी रहती है तो जिस प्रकार से आप लोग निसंकोच मेरे से फ़ोन कॉल पे बात करके या व्हाट्सएप पे चैटिंग करके उसका समाधान करते हैं, वैसे जुड़े ही रहेंगे। तो मैं पुनः एक बार आप सबका चाणक्य ऑनलाइन एजुकेशन परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। और अब चलते हैं अपन सीधे सीधे विषय पे। हाँ, एक बात जरूर याद आई, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे के निशान को दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको यथा समय जैसे ही वीडियो बने और अपलोड हो आपको तुरंत उपलब्ध हो जाए, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप यथाशीघ्र उस वीडियो को देख पाएँ, आत्मसात कर पाएँ। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं आज व्यंजन संधि पे। मित्रों, व्यंजन संधि का जो पहला भेद शुत्व संधि, शुत्व संधि जो है उसका सूत्र है स्तोह श्चुना श्चु, स्तोह श्चुना श्चु। अब इसको स्तोह श्चुना श्चु इसका अर्थ समझ लीजिए। यहाँ स्तोह, इसमें श है और टू, टू का अर्थ होगा ते थे दे धे न। आगे अपन पूरी जो व्यंजन संधि पढ़ेंगे उसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कु, जहाँ सूत्र में कु आया उसका मतलब है क ख ग घ ङ। जहाँ चू आया वहाँ च छ ज झ य, यानी च वर्ग पूरा। टू का तात्पर्य ट वर्ग पूरा, टू का तात्पर्य ट वर्ग पूरा। तो स्तु, पहला शब्द है स्तु। स्तु में एक तो श हो गया और दूसरा टू, टू का तात्पर्य क्या हुआ, त थ द ध न। अब आगे है श्चुना श्चु, अर्थात श्चुना यानी श्चु के द्वारा, श्चु के द्वारा। तो श्चु के द्वारा श्चु क्या है, श और च छ ज झ य, ये श्चु है। अब
आपको स्टू और स्चू समझ में आ गया। अब स्चुत्व संधि का नियम समझ लीजिए। स्चुत्व संधि में क्या होता है कि से तय थे द ध न इसके पहले या बाद में शय चय छय जय जय ये आ जाता है। ऐसी स्थिति में जो से तय थे द ध न है वो क्रम से शय चय छय जय जय में बदल जाता है। से का शय हो जाता है, तय का चय हो जाता है, थ का छय हो जाता है, द का जय हो जाता है, ध का झय हो जाता है, न का ये हो जाता है। नीचे मैंने व्याख्या लिखी हुई है। स्टू अर्थात श तय थ द ध न के पहले या बाद में स्चू श च छ ज झ ये आने पर स्टू श तय थ द ध न के स्थान पर क्रमशः स्चू श च छ ज ज ये हो जाता है। देखिए इधर मैंने एक उदाहरण से प्रक्रिया समझाने का प्रयास किया है। दो शब्दों के बीच संधि होनी है, सच्चित। तो जो धन का निशान है, जोड़ का निशान है, उसके दोनों तरफ एक तरफ तय है और एक तरफ चय है। तो ऐसे में इन दोनों के बीच ही, इन दोनों व्यंजनों के बीच ही संधि होनी है, तय और चय के बीच में। तो अपनी बात ये हुई थी कि स तय थ द ध न के पहले या बाद में श च छ ज झ य ऐसा आ जाता है तो स्टू यानी श तय थ द ध न का स्चू यानी श च छ ज झ य में परिवर्तन हो जाता है। अर्थात श में बदल जाता है, त च में बदल जाता है, थ छ में बदल जाता है, द ज में बदल जाता है, ध झ में बदल जाता है, न ये में बदल जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो तय है वो किस में बदल गया? च में बदल गया, त च में बदल गया। तो ये आगे प्रक्रिया देख लीजिए। च में बदलने के बाद धन के निशान यानी जोड़ के निशान के दोनों तरफ च च ऐसा हो गया और इन सब को जब मिला देते हैं तो सच्चित। संधि कौन सी है? सुचुत्व संधि। ये यहाँ शुत्व संधि से संबंधित अन्य उदाहरण है। रामस चिनोति, ऐसे दो शब्द थे तो ये हो गया रामस चिनोति। हरिश सेते तो हरिश शेते ऐसा हो गया। ये सारंगिन जय सारंगिन जय ऐसा हो गया। तो ये बाकी उदाहरण आप देख ही लेंगे और कई सारे उदाहरण आप अन्य पुस्तकों से भी देख सकते हैं। साथ ही आप शुत्व संधि को यदि बढ़िया से समझ गए हैं तो जहाँ भी आपको शुत्व संधि से संबंधित कोई प्रश्न मिलेगा तो आप उसको हल कर पाने में सक्षम होंगे। अगली जो अपने पास व्यंजन संधि है वो है ष्टुत्व संधि। ष्टुत्व संधि तो ष्टुनाष्टु वही बात है। यहाँ अपन एक शब्द पिछले वाली संधि से लेंगे सूत्र में, वो अनुवृत्ति कहते हैं उसको। तो वो शब्द क्या होगा? स्तोह। स्तोह यानी से त थ द ध न, इसका ष्टू ना ष्टू। इसके आगे या पीछे ष्टू अर्थात श षटकोण वाला और ट ठ ड ढ ण ये वर्ण आते हों तो ये क्रम से जो है वो श में बदल जाता है, त में बदल जाता है, ठ में बदल जाता है, ड में बदल जाता है, ढ में बदल जाता है और न में बदल जाता है। तो ये वैसा ही है जैसा शुत्व संधि थी, उसी ढंग से इसकी भी प्रक्रिया है। केवल वहाँ जो श च छ ज झ ये थे उनके स्थान पे यहाँ श ट ठ ड ढ ण आ गया है। ध्यान रखिएगा, चाहे पहले आए चाहे बाद में। बदलने कौन है? से त थ द ध न बदलने हैं। बदलने किस में है? स्टू में या स्चू में बदलने हैं, है ना। यदि स्चू में बदले तो शुत्व संधि हो गई, स्टू में बदले तो ष्टुत्व संधि हो गई। देख लीजिए ष्टुत्व संधि की प्रक्रिया थोड़ी सी देख लेते हैं अपन। तत् जोड़ टीका, तो जोड़ के निशान की तरफ त और ट हैं तो ट के प्रभाव से तय जो है वो क्रमशः है बदल रहा है, इसलिए तय किस में बदल जाएगा? ट में बदल जाएगा। यानी तय वर्ग का पहला अक्षर तय है और ट वर्ग का पहला अक्षर ट है, तो पहला अक्षर पहले अक्षर में बदलेगा। जब क्रम से अपन इसको बदलेंगे तो तय ट में बदल जाएगा। तो ऐसे नीचे देखिए जो संधि के बाद शब्द सिद्धि हुई वो हो गई तट्टिका। तट्टिका है ना, संधि का नाम ष्टुत्व संधि। ये आपके सामने कुछ उदाहरण हैं ष्टुत्व संधि के, आप देख सकते हैं। तत् जोड़ टीका, तट्टिका,
रामस जोड़ षष्ठः रामषष्ठः, रामस जोड़ टीकते रामष्टीकते, चक्रिन जोड़ ढोकसे चक्रिन ढोकसे, पेश जोड़ टा पेष्टा। ये जो उदाहरण है ना, पेश जोड़ टा पेष्टा, ये कई सारी परीक्षाओं में आ चुका है, तो आप आराम से इसका निर्णय कर पाएंगे कि यहाँ अष्टुत्व संधि है और जो त है वो टे में परिवर्तित हो रहा है। रास जो ट्रम राष्ट्रम, राष्ट्रम क्यों हो गया? ये त्र है ना, त्र ये संयुक्ताक्षर है, या त और र ऐसा है ना। तो ये इधर वाले शय को देख के यानी स्टू को देख के स्टू में बदल गया, तो तय का ट हो गया, तो कुल मिला के ये हो गया राष्ट्रम। ठीक है। अगली संधि जो अपनी है वो जसत्व संधि। जसत्व संधि में सूत्र को देखिए, झलाम अर्थात जो झल वर्ण है, झल वर्ण किन्हें कहते हैं साहब? झल वर्ण उनको कहते हैं वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी पांचवें अक्षर को छोड़ना है, वर्ग के पांचवें अक्षर को छोड़ देना है ना। और श और से और है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, श से है, ये झल वर्ण के जो व्यंजन हैं वो। और अंते, दूसरा शब्द अपने पास इस सूत्र में देखिएगा, लास्ट में है अंते, है ना। अंते का अर्थ होता है पदांत में, किसी पद के अंत में। अब यदि झल पद के अंत में हो, कोई झल वर्ण पद के अंत में हो, झल प्रत्याहार में आने वाला कोई भी वर्ण कहीं पद के अंत में हो, ऐसी स्थिति में उस झल का जस हो जाता है उसी वर्ग का। उसी वर्ग का मतलब यदि च वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण पद के अंत में आ रहा है, शब्द के अंत में आ रहा है, ऐसी स्थिति में उसका जस अर्थात उस वर्ग का तीसरा अक्षर च वर्ग का क्या हो गया? ज हो गया, तो ज हो जाएगा। और ट वर्ग का ड हो गया तो ड हो जाएगा, क वर्ग का ग हो गया तो ग हो जाएगा। पर शर्त यह है कि वो पदांत में होना चाहिए। वो कहाँ होना चाहिए? पदांत में होना चाहिए। इसके साथ और कोई शर्त नहीं जुड़ी हुई है, केवल पदांत की शर्त है कि पद के अंत में यदि कोई झल प्रत्याहार वाला वर्ण आ रहा हो, ऐसी स्थिति में उसका जस हो जाता है, यानी उस वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है, तीसरा वर्ण हो जाता है। उदाहरण देख लीजिए, वाक जोड़ ईश, तो जो कै है ना वो पदांत में है, इसलिए उसमें उसका पदांत में होने के कारण से कै वर्ग का तीसरा वर्ण, तृतीय वर्ण क्या है? गे, तो गे में बदल जाएगा। तो जो संधि हुई वो वागीशः ऐसी शब्द सिद्धि हो गई और संधि का नाम हो गया जसत्व संधि। जसत्व संधि। इस संधि के अन्य 3-4 उदाहरण आपके सामने हैं, इनको देख लीजिए और अन्य आपको कहीं उदाहरण देखने को मिलते हैं तो उनको छांटिएगा, इकट्ठा कीजिएगा, समझिएगा, जानिएगा। चलिए, जगत जोड़ ईशः जगदीशः, षट जोड़ आननः षडाननः, दिक् जोड़ अंबर दिगंबरः। तो ये आप उदाहरण देख ही पा रहे हैं। अब अपन चलते हैं अगली संधि पे, चरत्व संधि। इसका सूत्र है खरीच। इसका सूत्र है खरीच। इसमें यह है कि झल तो भी आप जान ही चुके हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण और श से और है, ये झल प्रत्याहार में आते हैं ये वर्ण। तो इन वर्णों के बाद में खर अर्थात वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण और श और से आता हो, ऐसी स्थिति में उसी वर्ग का, ऐसी स्थिति में उसी वर्ग का क्या हो जाएगा? चर हो जाएगा, यानी प्रथमाक्षर हो जाएगा, प्रथम वर्ण हो जाएगा। उस वर्ग का
प्रथम वर्ण हो जाएगा। बदलने वाले कौन से हैं भाई? झल बदलेंगे। बदलेंगे कौन? झल बदलेंगे। कब बदलेंगे? जब उनके सामने खर होंगे, अर्थात वर्ग का पहला दूसरा अक्षर श, श और स ये होंगे। और किस में बदलेंगे? चर में बदल लेंगे, यानी उसी वर्ग के झल उसी वर्ग के प्रथम वर्ण में बदलेंगे। चूंकि चर में बदलेंगे इसलिए संधि का नाम चरत्व है। जब स्चु में बदला था मामला तो संधि का नाम स्चुत्व था। स्टू में बदले थे तो स्टुत्व था, और जस में बदला था तो जसत्व था, और चर में बदल रहा है तो संधि का नाम क्या हो गया? चरत्व संधि हो गया, है ना। तो इन संधियों के जो नाम भी हैं वो इनकी संधि के बाद प्राप्त फल जो होता है उस पर आधारित होते हैं। तो इसकी एक प्रक्रिया एक उदाहरण से देख लीजिए। सद जोड़ कारह, तो दे के बाद कै आ रहा है। दे के बाद क्या आ रहा है? सब कै आ रहा है। अब दे के बाद जब कै आ रहा है तो दे झल में है, एक शर्त पूरी हो गई। कै जो है वो खर में है, दूसरी शर्त पूरी हो गई। इसका मतलब चरत्व संधि करनी है, पक्का करनी है। तो अब दे जो है वो अपने ही वर्ग के प्रथमाक्षर में बदलेगा, प्रथम वर्ण में बदलेगा। तो दे किस में बदल जाएगा? टे में बदल जाएगा। तो हो क्या गया? सत्कारः। ये चरत्व संधि के उदाहरण आप फटाफट देख लीजिए। सद जोड़ कारः सत्कारः, विपद जोड़ कालः विपत् कालः, संपद जोड़ समयः संपत् समयः, ककुभ जोड़ प्रान्तः ककुप् प्रान्तः, उद जोड़ पन्नः उत्पन्नः। उत्पन्नः काफी प्रचलित शब्द है, ध्यान रखिएगा। सत्कारः भी, है ना, ये कई बार परीक्षाओं में आता है तो इनको थोड़ा सा। अच्छा, विपत् कालः ये भी कम नहीं है ना। कई सारी परीक्षाओं में, कई प्रकार की परीक्षाओं में, केवल शिक्षक भर्ती परीक्षा ही नहीं, अन्य कई सारी परीक्षाओं में ऐसे उदाहरण आते हैं। और ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये सारे उदाहरण में वो ही उदाहरण लेता हूँ जो कई बार घूमकर परीक्षाओं में आते रहते हैं। चलिए अब अपन अगली संधि को देखते हैं। अनुस्वार संधि बहुत सामान्य सा नियम है, बहुत सामान्य सी शर्त है कि यदि म पद के अंत में जो मैं होता है उसके आगे व्यंजन है तो अनुस्वार हो जाएगा, स्वर है तो अनुस्वार नहीं होगा। बस पदांत में यदि मकार आ रहा हो और उसके बाद यदि व्यंजन वर्ण है, ऐसी स्थिति में अनुस्वार हो जाएगा, और यदि स्वर वर्ण है तो अनुस्वार नहीं होगा। कहीं सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत सामान्य सी बात है। यदि मकार के बाद व्यंजन वर्ण आ रहा है तो अनुस्वार होगा। कब होगा? पदांत में होगा। यदि कहीं शब्द के बीच में संधि करने की जरूरत पड़ रही है, शब्द सिद्धि में संधि की जरूरत पड़ रही है, तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं करें। परंतु पदांत में यदि मकार हो, पदांत में मकार हो और उसके सामने व्यंजन हो तो मकार का अनुस्वार हो जाएगा। देख लीजिए एक उदाहरण प्रक्रिया में। हरिम जोड़ वंदे, तो जोड़ के निशान के दोनों तरफ एक तरफ मकार है जो कि पदांत में है, और आगे क्या है? व्यंजन वर्ण है, कोई सा भी हो, यहाँ वह है, कोई सा भी हो। तो मैं की जगह क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। अब इसको मिला देंगे तो हरिम वंदे। देखिए नीचे जो शब्द सिद्धि हो चुकी है उसमें देखिए, यहाँ मैंने अनुस्वार कर दिया है, हरिम प्लस व अ दे ऐसा लिखा हुआ है। उसके अंत में जब सिद्धि हो गई संधि की तो हरिम वंदे, अनुस्वार संधि। कौन सी संधि है? अनुस्वार संधि है। इसके कुछ उदाहरण अपन देखते हैं अगली स्लाइड में। ये इसके कुछ उदाहरण हैं, आप इनको देख पा रहे हैं, और मैं इनको थोड़ा फटाफट पढ़ भी देता हूँ। हरिम प्लस वंदे तो हरिम वंदे हो गया। गृहम जोड़ आगच्छति तो गृहं गच्छति हो गया। दुखम जोड़ प्राप्नोति, दुखम प्राप्नोति हो गया। तो ये अनुस्वार वाली बात आपको समझ में आ ही गई होगी। अनुस्वार संधि सबसे सरल संधि है, व्यंजन संधि में सबसे सरल जो संधि है वो अनुस्वार संधि है। अब जो आगे वाली संधि आपके सामने आने वाली है परस्वर्ण, उसको आपको बड़े अच्छे ढंग से समझना पड़ेगा।
इस परस्वर्ण संधि में दो तीन सूत्र हैं, दो तीन प्रकार से ये संधि होती है। तो पर, सबसे पहले तो परस्वर्ण शब्द का अर्थ समझ लीजिए। पर यानी अगले वाला वर्ण, अगले वाला जो वर्ण। पूर्व पर, पूर्व यानी पहले वाला, पर यानी बाद वाला। और सवर्ण यानी एक जैसा, एक ही वर्ग का। तो ये जो बात कहना चाह रहा है इस परस्वर्ण शब्द से, वो ये है कि जो अगला शब्द है, अगला वर्ण जो है, अगला वर्ण जो है यानी धन जोड़ के निशान के आगे वाला जो वर्ण है, वैसा ही वर्ण पूर्व वाला हो जाता है, वैसा ही वर्ण पूर्व वाला हो जाता है। पूर्व वर्ण परवर्ण की तरह बदल जाता है। ये मैं सरल शब्दों में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, व्याकरण की भाषा को हल्का सा छोड़कर। अब देखिए, पदांत में वर्गीय व्यंजन होने पर एक अपने पास सूत्र है, येरो अनुनासिके अनुनासिको वा। तो पदांत में वर्गीय व्यंजन होने पर और उसके बाद अनुनासिक व्यंजन होने पर विकल्प से पदांत व्यंजन के स्थान पर भी उसी वर्ग का अनुनासिक हो जाएगा। तो इसको मैं आपको समझा देता हूं थोड़ा सा, कि पदांत में वर्गीय व्यंजन हो यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इनमें से कोई व्यंजन हो और उसके बाद कोई अनुनासिक व्यंजन आ रहा हो, उसके बाद यानी जोड़ के निशान के आगे की तरफ कोई अनुनासिक व्यंजन आ रहा हो, तो विकल्प से जो पहले वर्गीय व्यंजन है ना, उस वर्गीय व्यंजन के स्थान पे उसी वर्ग का पंचमाक्षर हो जाएगा। पर ये विकल्प से है, ध्यान रखना। संधि करें यानी करते हैं तो भी ठीक है और नहीं करते हैं तो भी सही है, क्योंकि यहां विकल्प की बात हो रही है। तो अपन एक उदाहरण देख लेते हैं, वाग जोड़ मूलम। तो इसमें अब जब गे वर्गीय व्यंजन है, वर्गीय वर्ण है, दिख रहा है कै वर्ग का है और उसके आगे म अर्थात अनुनासिक है, ऐसी स्थिति में गे को बदलना है, जो वर्गीय व्यंजन है उसको बदलना है। किसमें बदलना है? पर अर्थात अगले वाला मैं है ना, तो मैं का तात्पर्य अनुनासिक हुआ, तो जो गे है वो अपने ही वर्ग के अनुनासिक में बदल जाएगा, अंगय में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? अंगय में। और जो संधि होगी वो हो जाएगी वांग मूलम। ये परस्वर्ण संधि है। और यहां यदि वाग मूलम होता है तो भी ठीक है, वाग मूलम भी ठीक है और वांग मूलम भी ठीक है, क्योंकि यहां विकल्प से ये संधि हो रही है। चलिए इसके कुछ उदाहरण आप आगे देख पाएंगे। ये देखिए परस्वर्ण संधि के कुछ उदाहरण। वाग जोड़ मूलम, तो वांग मूलम भी ठीक है और वाग मूलम भी ठीक है। षड जोड़ मयूखा, क्षण मयूखा भी ठीक है और षड मयूखा भी ठीक है। एतद जोड़ मुरारी, एतन मुरारी भी ठीक है और एतद मुरारी भी ठीक है। कई बार विकल्पों में इन दोनों शब्दों को शामिल करके पूछ लिया जाता है कि कौन सा संधि युक्त शब्द सही है, और नीचे तीसरा विकल्प दे दिया जाता है कि क व ख दोनों। तो ऐसी स्थिति में अपन यही करेंगे, क व ख दोनों ही सही होंगे। तो इस दृष्टि से ये जो संधि है, इस सूत्र से जो संधि परस्वर्ण संधि होती है, इसके जो सिद्धियां हैं वो अपने परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। और दिन प्रतिदिन जो जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे काठिन्य स्तर भी उन परीक्षाओं का बढ़ता जा रहा है। कुछ ना कुछ हर परीक्षा में नया ऐसा जो होता है जो अपन ने किसी गाइड में या अन्य कहीं पुस्तक में नहीं पढ़ा हो। तो ये जो परस्वर्ण संधि के उदाहरण हैं, ये बहुत कम देखने को मिलते हैं कि दोनों को साथ शामिल किया गया हो। तो आगे की परीक्षाओं में मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे जो उदाहरण हैं वो दिए जा सकते हैं प्रश्नों में। तो आप इनको जरा ध्यान से देखिएगा कि ये दोनों ही सही हैं। परस्वर्ण संधि का अगला जो एक सूत्र वार्तिक जो है वह है प्रत्यय भाषायाम नित्यम। यहां ये कह रहा है कि परस्वर्ण संधि नित्य होगी, पर कहां होगी?
परस्वर्ण संधि नित्य कहाँ होगी? पदांत में तो वर्गीय व्यंजन हो, पद के अंत में तो वर्गीय व्यंजन हो, और उसके आगे अनुनासिक से शुरू होने वाला प्रत्यय हो। क्या हो? प्रत्यय हो, शब्द नहीं। क्या हो? प्रत्यय हो। तो पदांत में वर्गीय व्यंजन हो और उसके बाद अनुनासिक से शुरू होने वाला प्रत्यय हो, तो वहां आपको परस्वर्ण संधि नित्य करनी पड़ेगी। नित्य का तात्पर्य यह है कि जरूरी है वहां संधि करनी। तो अपन यहां देख लेते हैं, वाग जोड़ मयम। यहां मयम जो है वो प्रत्यय का अंश है और इधर वाग शब्द है ही है। तो गे वर्गीय व्यंजन है, अपने को पता है कि क वर्ग का व्यंजन है, और उसके बाद अनुनासिक से शुरू होने वाला प्रत्यय है। तो क्या हो जाएगा? गे का उसी वर्ग का पंचमाक्षर हो जाएगा, अनुनासिक हो जाएगा, तो गे की जगह ग हो गया, तो वांगमयम ऐसा हो गया। तो यहां अपने को ये ध्यान रखना है साहब कि यदि आगे मैं से प्रारंभ होने वाला प्रत्यय है, ऐसी स्थिति में यहाँ संधि नित्य होनी है। यहाँ वाग्मयम ऐसा जो सिद्धि है वो सही नहीं होगी, वो गलत होगी। यदि वाग्मयम ऐसा लिखा जाता है तो वो गलत है, और वांग्मयम ऐसा लिखा जाता है तो वो सही है, क्योंकि प्रत्यय के संदर्भ में परस्वर्ण संधि नित्य होती है, आवश्यक होती है। चलिए इसके कुछ उदाहरण आप आगे देख पाएंगे। ये इसके कुछ उदाहरण हैं। चिद जोड़मयम चिन्मयम, तद जोड़मात्रम तन मात्रम, अप जोड़मयम अम्मयम। तो अपन इस परस्वर्ण संधि का एक जो सूत्र है वो और देखेंगे। इस सूत्र को ध्यान से समझिए। ये जो प्रत्याहार है, ये प्रत्याहार है श, श, से और है, इनको छोड़ के सारे जो व्यंजन है वो ये प्रत्याहार में है। अब यहां ये है कि पहले तो अनुस्वार हो, पूर्व जो वर्ण है संधि के लिए वो तो हो अनुस्वार, और उसके बाद ये प्रत्याहार का कोई भी वर्ण हो, कोई भी व्यंजन हो, तो अपन कोई भी व्यंजन का तात्पर्य समझ ही गए। जैसे कि श, से और है को छोड़ के कोई भी व्यंजन हो। ऐसी स्थिति में जो अनुस्वार है ना, पदांत में जो अनुस्वार है उसका जो अगला वर्ण यानी परवर्ण है, जो परवर्ण है उसका पंचमाक्षर हो जाएगा, देख लेते हैं अपन। जैसे उदाहरण में देखिए, मुम जोड़ चति, तो अनुस्वार है और उसके बाद यह प्रत्याहार का एक व्यंजन, एक वर्ण यहाँ है, वो है च। तो अब संधि की शर्त पूरी हो रही है। अब जो अनुस्वार है ना, उसके स्थान पे च का पंचमाक्षर हो जाएगा, च का पंचम वर्ण हो जाएगा। च वर्ग है, उसका पंचम वर्ण है य, तो अनुस्वार की जगह य कर देंगे और मुंचति ऐसा हो जाएगा। संधि का नाम परस्वर्ण संधि। परस्वर्ण संधि का इनके अतिरिक्त एक भेद और है, वहाँ तोड़ली ऐसा सूत्र है, तो अपन देखते हैं तोड़ली को आगे वाली स्लाइड में। उससे पहले इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। अनुस्वार से यही परस्वर्ण के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। ये जो अपन ने प्रक्रिया में उदाहरण देखा था उसी से संबंधित अन्य उदाहरण है। अम जोड़ कितः अंकितः, मुम जोड़ चति मुंचति, मुम जोड़ डनम मुंडनम, नम जोड़ दति नंदति, कम जोड़ पते कंपते। तो अब अपन आगे देखते हैं तोड़ ली को। ये साहब ये सूत्र है तोड़ ली।
तोड़ ली वैसे सरल है, समझ में आ जाएगा। त वर्ग जो है ना, त थ द ध न, इसके बाद यदि ल आ गया तो त थ द ध न का कोई सा भी किसी भी क्रम का वर्ण हो, चाहे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, सबके सब लय में बदल जाएंगे, कोई झंझट नहीं है, सबके सब लय में बदल जाएंगे। तो यहाँ एक उदाहरण से देख लेते हैं अपन। तद जोड़ लय, तो तय वर्ग के आगे लय आ रहा है, लय आ रहा है तो तय दय है उसको लय में बदल दो। यदि यहाँ तय होता तो भी लय में बदलते, ठय होता तो भी लय में बदलते, और दय है तो भी लय में ही बदलेंगे। तो ये क्या हो गया, तल्लयः। संधि का नाम परस्वरण संधि। तो पिछले चारों जो सूत्र हैं वो परस्वरण संधि से संबंधित थे, ध्यान रखिएगा। और एक बार इनका दोहरान जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि बाद में भ्रम की स्थिति उत्पन्न ना हो। इस तोड़ ली जो सूत्र है, इसके कुछ उदाहरण में आगे बताऊंगा। उससे पहले आपको एक चीज और बता देता हूं। इस तोड़ ली सूत्र में क्या होता है कि चलो ठीक है, आगे अपन पहले उन पे उदाहरणों पे ही बात करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ मैं ये जो बात आपसे करना चाह रहा था ना, वो आप जो तृतीय उदाहरण है उसमें देखिए, विद्वान लिखति। यहाँ जो न है ना, विद्वान लिखति में जो न है उसका अपन ऊपर ऐसा अनुनासिक कर देते हैं, विद्वान लिखति, जिसको अपन चंद्र बिंदु भी कहते हैं, ऐसा कर देते हैं। ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो ऐसे यदि कहीं उदाहरण आपके सामने आते हैं तो आप ऐसा ही निर्णय करेंगे। धन्यवाद मित्रों। ये व्यंजन संधि के जो भेद थे उन पे आज का अपना जो कक्षा है वो संपन्न हुई। कई मित्रों के फ़ोन कॉल्स आए थे, बातचीत हुई उनसे, उन्होंने कहा कि आप लाइव कक्षा का वीडियो क्यों नहीं बनाते। तो मित्रों अभी घर में कैद हैं, संस्थान जा नहीं पा रहे हैं, और जब संस्थान जाएंगे और कक्ष उपलब्ध होगा अच्छा तो लाइव कक्षा की वीडियो भी बनाएंगे और आप तक पहुंचाएंगे। तब तक तो ये स्लाइड से ही काम चलाना पड़ेगा। और स्लाइड वाला है वो तो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा अच्छा है। स्लाइड वाले में अपने सामने देखने के लिए टंकित सामग्री होती है जो स्पष्ट और शुद्ध होती है, साथ साथ अपन सुन पाते हैं। तो जो सुनकर और देखकर ज्ञान का संग्रह किया जाता है वो मेरी दृष्टि से स्थायी होता है। तो ये ठीक है, बजाय मेरे चेहरे के देखने का आप स्लाइड्स देखें, जिनमें अपने जो पठनीय सामग्री है, पढ़ने योग्य सामग्री है, वो उपलब्ध रहती है। मित्रों आपसे मेरा आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और दूसरों के साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब यदि आप कर लेंगे तो निश्चित रूप से ही आपको इस चैनल पे उपलब्ध सारी सामग्री यथा समय मिल पाएगी। और लाइक करेंगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं जल्दी से आपके लिए बहुत अच्छे से वीडियो बनाऊंगा। यदि आप रीट परीक्षा में भाग लेने जा रहे हैं, रीट 2020 में भाग लेने जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, रीट टारगेट व्हाट्सएप ग्रुप जो बना हुआ है उसमें ज़रूर शामिल हों। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को क्लिक करके आप खुद उसमें ऐड हो सकते हैं। और इस श्रृंखला का, इस सीरीज़ का अगला जो वीडियो आने वाला है वो विसर्ग संधि पे होगा। तब तक आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका अध्ययन अच्छा सा गतिमान रहे। धन्यवाद।